नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हमारा ये शारीरिक शिक्षा का तीसरा क्लास है। बहुत स्टार्टिंग से, बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से जो प्रारंभ हुआ उसका तीसरा क्लास है। पहले पार्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण 10 परिभाषा को देखा और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को देखा बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार। दूसरे पार्ट में दोस्तों हमने देखा फिलोसफी क्या होती है, माने फिलोसफिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दर्शन शास्त्र का क्या रोल है, उसके हमने प्रकार देखा। दर्शन शास्त्र का मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। मेटाफिजिक्स हमने तीनों प्रकार देखा, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और साइकोलॉजी। बकायदे तो प्रैक्टिकल ढंग से पढ़ने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेना, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जहां तक परीक्षा का सवाल है, परीक्षा के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा ही दिया गया कि कहीं और से बजा ना पाए आपको। आज ये तीसरे पार्ट में दोस्तों हम लोग देखेंगे दार्शनिक आधार, शारीरिक शिक्षा का दार्शनिक आधार। सुधार लिख दिया गया, सॉरी सॉरी सॉरी, खुद से बनाया हुआ चीज है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी। शारीरिक शिक्षा का दार्शनिक आधार। अब सोचिए, हमको फिजिकल एजुकेशन पढ़ना, यहाँ फिलोसफी क्यों पढ़े? फिलोसफी वाले वैसे ही आप जानते हो, हमने पिछले पार्ट में बकायदे खूब अध्ययन किया था। हमारे जीवन का भी दो आधार होता है, एक भौतिक आधार, एक दार्शनिक आधार। भौतिक आधार माने जो देखो वही सत्य, वही मस्त है। मतलब हमारे पास जितना भौकाल, जितना दिखावा वाली चीजें रहेंगी वही मस्त है। गाड़ी, बंगला, पैसा, मुद्रा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खेत, यानी आपके पास जितना संसाधन उतना आप सुखी हैं। ये वाला बात होता है भौतिकवाद। भौतिकवाद माने सांसारिक सुख। और एक दार्शनिक होता है, माने छप्पर में भी है, अपने परिवार के साथ मस्त है, मस्त मौला। कभी मिला खाना, कभी नहीं मिला, कभी बिंदास रहे, कभी कुछ हुआ, कभी उपवास रह गए, लेकिन बड़ी खुशी। आदर्शवादी जीवन, जहां झूठ के लिए कोई जगह नहीं, जहां गुलामी के लिए कोई जगह नहीं। वह आत्मा से परमात्मा मिलाने का पूरा प्रयास करता है, चाहे पढ़ करके वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान, किसी भी तरीके से वह सच्चाई खोजने का प्रयास करता है। ऐसे जीवन में भी होते हैं बहुत से लोग। आपने देखा होगा कि दो तरीके के लोग होते हैं, 90% भौतिकवादी, 10% या 5% दार्शनिक विचार के लोग। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन में दर्शन शास्त्र को देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे दोस्तों। वैसे मैंने पॉइंट बहुत बना लिया है, काफी बना दिया है, लेकिन एक भाव समझ में आ जाए, फिर हमको गड़बड़ी ना हो, कहीं से भी प्रश्न घुमाए फिराए, तो उसके लिए मैंने पॉइंट बना दिया है। आज हम लोग 5 वाद देखेंगे। 5 वाद: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद। ये पांचों को देखेंगे। सबसे ज्यादा मशहूर आदर्शवाद देखिए, आदर्शवाद के प्लेटो, प्रकृतिवाद के रूसो, यथार्थवाद के अरस्तु, प्रयोजनवाद के जॉन डीवी और अस्तित्ववाद के बड़ा उठ पटांग नाम आता है, आपने ये नीत्शे का नाम सुना होगा, किरकेगार्ड का नाम सुना होगा। किरकेगार्ड अजीब अजीब नाम है, लेकिन किरकेगार्ड है ये भाई साहब। पांचों को पहले तो वाद को आपको याद रखना है। आदर्शवाद नाम से स्पष्ट है, पहले भूमिका समझ लीजिए। आदर्श व्याख्या, किसी भी चीज की आदर्शवादी व्याख्या, यानी एक सामान्य जीवन होता है, एक आदर्शवादी जीवन होता है। समझ जाइए भैया, हम सत्य बोलते हैं, हम उतना ही खाना खाते हैं जितना हमको जीने के लिए जरूरी है। ये आदर्शवादी विचारधारा है। हर चीज अपने आप में, हम तो वही पहनेंगे जो हमारी कल्चर को शूट करता है। ये आदर्शवादी विचारधारा। तो आदर्शवाद के जनक कहा जाता है यूनान से हुआ। बड़े बड़े फिलोसोफर हमारे देश में तो एक से एक लोग हुए, लेकिन यहाँ पर जो माना जाता है हमको शारीरिक शिक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है, प्लेटो। ऐसे भी हम पाश्चात्य विचारों के बड़े प्रेमी होते हैं, अपने को हजारों साल पहले, कई हजार साल पहले हम भूल जाते हैं। तो प्लेटो, सुकरात का शिष्य प्लेटो, क्या आदर्शवाद के जनक। प्रकृतिवाद दोस्तों हमने चर्चा किया हुआ था, किस प्रकार से ये भाग जाया करते थे। इनको अगर मारपीट पड़ती थी तो स्कूल से भाग जाया करते थे। नेचर को अपनी जिंदगी समझने वाले रूसो। और यथार्थवाद, जो देखो वही सत्य है, विज्ञान, बहुत से चीजों का जनक अरस्तु। इनको हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे अरस्तु। प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद दोस्तों, व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, इसका सबसे बड़ा चीज होता है अनुभव।
अनुभव ही सत्य है। जो चीज हमने पाया, अब पेपर में आपके कैसे आएगा, अनुभव ही सत्य है, किस वाद का यह एक प्रमुख वाक्य है। अनुभव ही सत्य है। इन्होंने कहा प्रकृति ही सत्य है, इन्होंने कहा आध्यात्म ही सत्य है, आध्यात्म सत्य है। इन्होंने क्या कहा, सोचिए, जो देखो वही सत्य है, प्रकृति ही सत्य है, आध्यात्म ही सत्य है, और जो देखा अनुभव, अस्तित्व मतलब पहले अस्तित्व है फिर बाद में विचार आते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं। अब आध्यात्म और धर्म का अर्थ हमने पिछले चैप्टर में चर्चा कर लिया था। धार्मिक मतलब एक सामान्य औपचारिकता, सामान्य औपचारिकता अगर वो निभाता है, पूजा पाठ ये वो, तो हम लोग बोलते हैं धार्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक मतलब वह सत्य खोजने का जो प्रयास करता है, बाकायदे वो देखने का प्रयास करता है सच्चाई क्या है, ईश्वर है कि नहीं है तो कहाँ है, नहीं है तो क्यों है हमारे जीवन में। वो वास्तव में आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करता है, चाहे योग साधना, ध्यान, मुद्रा, उपनिषद, गीता, वेद, पुराण और दुनिया का, संसार का अध्ययन करके वह जानना चाहते हैं लोग अध्यात्म। ये आदर्शवाद बोलता है अध्यात्म ही जीवन है, अध्यात्म से बढ़ के कुछ नहीं है। दोस्तों, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा। ये प्रकृति बोलते हैं, प्रकृतिवाद मतलब ही है, रूसो बोलते हैं कि कोई भी अनुशासन हो या कोई भी पीछे से ढकेलने वाले नियम मत लगाओ भाई। नेचर अपने आप में एक टीचर है, सब कुछ नेचर प्रकृति दे रहा है। हिरण को किसी ने दौड़ना नहीं सिखाया, सांप को किसी ने रेंगना नहीं सिखाया, जो किया खुद से किया। क्यों आप लोग परेशान हैं? प्रकृति में ही सब कुछ है। नेचर, भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब नेचर सबको चला रहा है। फायदा हो रहे हो तो नेचुरल तरीके से हो रहे हो, किसी की योगदान नहीं है। अगर भगवान करते तो कोई टेढ़ा बाकुच क्यों पैदा होता, कोई लंबा चौड़ा, कोई सुंदर, कोई काला, कोई कलूटा। ये तो दुनिया भर की बात की पूर्व जन्म का ये वो ऐसा वैसा। यथार्थवाद बोलता है विज्ञान के आधार पर। अरस्तु ने कहा जो देखो वही सत्य है, बस जो देखो, जो आपके सामने है वही सत्य है, और कुछ सब बेकार है। इन्होंने क्या कहा, प्रयोजनवाद ने कहा अनुभव ही सत्य है, अनुभव जीवन की कुंजी है। अस्तित्ववाद ने, चलिए अस्तित्व माने हमारा अस्तित्व का, हर मनुष्य का, हर चीज का अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। इसको हम लोग देखते हैं पॉइंट के माध्यम से। ये पहला आदर्शवाद देखते हैं, आइडियलिज्म। अब किस शब्दों से बना हुआ है पता है कि आइडिया और इज्म, आइडियलिज्म, ठीक है, विचार का, आइडिया माने विचार, वाद, विचारवाद। अब कहते हैं पहले विचार आता उसके बाद अस्तित्व आता। दोस्तों बस इतना ध्यान दीजिएगा, और अस्तित्ववाद में जो पेपर के लिहाज से, ये तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जिससे आपको कहीं भी कॉन्सेप्चुअल, अगर मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो कहीं दिक्कत ना आए। मेंस के लिए कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है। आइडियलिज्म, विचार पहले आएगा। जैसे हम बैठे हुए हैं, पहले विचार आएगा कि यार कुछ ऐसा चीज बन जाता कि मैं बोलता अपने आप चलता। अब एआई ने सब कुछ संभव कर दिया, लेकिन यह क्या 5 साल 10 साल पहले किसी ने सोचा था मैं बोलूं अपने आप उधर लिखेगा, अपने आप चलाएगा? क्या गजब की एआई हो चुका है। आप बोलते रहे, पीछे चलता रहेगा। तो पहले विचार आएगा तब कोई चीज अस्तित्व में आएगी। पहले मेरे मन में आएगा कि काश ऐसा होता। मैं भी पढ़ाता था दोस्तों 10-12 साल पहले अपने क्लासरूम में, तो प्रोजेक्टर से पढ़ाता था। उसमें होता था काश ऐसा सिस्टम होता कि दुनिया भर का ये स्पीकर स्पीकर जोड़ना घटाना, ये प्लग प्लग न होता, एक स्विच मार दे चालू हो जाता। काश। शुरू में जब 2500-300 साल पहले जब मैंने मोबाइल देखा, कोई एक आदमी एक मोबाइल लेके इतना छोटा सा बैठा हुआ था, तो 2500 लोग घिरे हुए थे, कुछ उसमें सीन दिखा रहा था, पिक्चर उच्चर या गाना, तो कि काश इंटरनेट होता, काश इसमें मूवी आ जाती तो हम लोग बाथरूम में भी बैठ के देखते, क्या जमाना होता। सोचा तब वो आया, सोचा तब वो आया। पहले विचार तब वो अस्तित्व में आया। लेकिन अस्तित्ववाद क्या बोलता, ना ना, हमारा अस्तित्व पहले, विचार बाद में आता है। पहले हम रहते हैं तब उसके बाद सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले अस्तित्व, पहले हमारा एग्जिस्टेंस, पहले हम हैं। भगवान है, किसने कहा? गॉड एग्जिस्ट सिर्फ आदर्शवाद बोलता है और कोई नहीं मानता है। चारों में से कोई भगवान को नहीं मानता है, सिर्फ ये मानते हैं। अस्तित्ववाद को उल्टा मैंने बताया। जनक को पता है कि आदर्शवाद का जनक प्लेटो है। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। और इनकी बुक, जबकि बुक थी रिपब्लिक, जो और डायलॉग्स कई वॉल्यूम में थी, डायलॉग्स कई वॉल्यूम में थे, 1-2-3 ऐसे करके। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, माने
के जनक थे प्लेटो, और इन्होंने सब चीज दिया हुआ है। समर्थक दुनिया भर के थे, कांट थे, मैनुअल कांट, और अगर भारत में देखा जाए गांधी जी, गांधी जी ने तो सब कुछ भाई हुआ, और सबसे बड़ा विवेकानंद। तो हम पाश्चात्य देशों से ज्यादा अपने भारतीय देशों को लें, ठीक है। इमैनुअल कांट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें अरस्तु भी थे। भाई अरस्तु कितना भी यथार्थवादी हो, लेकिन फिर भी है तो प्लेटो के चेला ही। उच्चतर जीवन दोस्त, सबसे बड़ी चीज किसमें बड़ी हाई लेवल की आपकी थिंकिंग रहती आ रही है यार, हाई लिविंग, है ना। कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी का सबसे मशहूर डायलॉग था, सादा जीवन उच्च विचार, एकदम सादा, लंगोट में रहो। सोचिए साबरमती आश्रम में गांधी जी को गाली देने वाले बहुत हैं, लेकिन गांधी जी का लाइफ स्टाइल कोई देखने वाला अब कहेंगे कि नहीं, सबके साथ नंगे रह करके वो ब्रह्मचर्य पर शोध करते थे। जो लोग सुनेंगे हंसेंगे कि लेडीज के साथ नंगे सो करके शोध करते थे कि देखिए ब्रह्मचर्य का हमारे पास कितना कंट्रोल है। लेकिन जो जानने वाले समझने वाले हैं कि वो आदमी इंग्लैंड तक चला गया नंगे बदन पर, जिस लंदन में गोलमेज सम्मेलन, जिस लंदन में पूरी सूट और सलवार पहने पर भी लोग कांप रहे हैं, उसमें वो नंगा बदन टहल रहा है और दहाड़ के निकलता हुआ। तो उच्चतर जीवन बहुत ही हाई लाइफ, आदर्शवाद मतलब होता है उच्चतर लाइफ। आपका जीवनचर्या बड़ा गजब का है, टल्लू पल्लू आज के आध्यात्मिक भौतिकवादी जीवन की तरह नहीं, हरदम पैसे के पीछे भागते रहो, हरदम भागते रहो। आज का आदर्शवाद भी वही है। आज का आदर्शवाद सही सही देखा जाए तो चीजें वही है भैया, हम तो दगा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अपने अपनी कमाई का खाएंगे, किसी से लोन कर्जा नहीं लेंगे, सादा जीवन, एकदम सादा भोजन खाएंगे, नो मांस मदिरा, मतलब एकदम आदर्शवादी उच्चतर जीवन। और ये सिखाता है हमारे फिजिकल एजुकेशन में भी, इस टाइप का जीवन अगर जीते हो, एक आदर्शवादी आप एथलीट बनते हो, बेहतरीन, जितना कहा जा रहा है उतना खाते हो, जितना नहीं, जो नहीं कहा जाता हो, पथ्य अपथ्य माने जो खाना है नहीं खाना उसका विचार करते हो, एक बेहतरीन एथलीट बन सकते हो, बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हो। यूनानी, यूनान का ही सिस्टम है ये। तो यूनानी लोग बोलते थे सुंदर शरीर पे बहुत ध्यान देते थे, उनका मतलब था कि एक बेहतरीन शरीर हो, आकर्षक हो। उन्होंने कहा ना कि शरीर खूबसूरत हो, बेहतरीन, आकर्षक हो, सुंदर हो, और मतलब हर तरीके का उसके अंदर इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी हो, जो देखे एकदम उसके तरफ आ जाए। हमेशा प्लेटो ने शारीरिक सुंदरता पर, शारीरिक खूबसूरती पर, आकर्षण पर, सब पर जोर दिया है। अरस्तु ने थोड़ा और जोर दिया था, मानसिक, बौद्धिक और अध्यात्म को जोड़ दिया था। मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ध्यान देना। जैसे जैसे मान लीजिए खिलाड़ी एक आदमी है, तो खिलाड़ी का शारीरिक तो सभी होता है, सभी बोलते हैं कि सुंदर हो, लंबा चौड़ा हो, ताकतवर हो, है ना, गोरा 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 चिट्टा हो, सभी करते हैं। लेकिन अगर उसका मानसिक स्ट्रांग है तो बड़े बड़े सिचुएशन में कंट्रोल कर सकता है। बौद्धिक है, बौद्धिक गेमों में शतरंज वगैरह में बहुत आगे जा सकता है। और आध्यात्मिक है तो फिर वो गलत नहीं कर सकता, जो करेगा अच्छा करेगा, ग्राउंड पे हो चाहे ग्राउंड के बाहर हो। ठीक है, ये चीजें हैं दोस्तों, समझते रहिए, केवल बहुत आसान है। आत्म अनुशासन सबसे बड़ी चीज, ये प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा है आत्म अनुशासन। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि आदर्शवादी आप विचार हैं तो पक्का है कि आप अनुशासन में रहेंगे, खुद का अनुशासन करेंगे। अब आज का जमाना है अश्लील फिल्में देखना, अश्लील वीडियो देखना लोगों का अंग बन चुका है, लेकिन आपके अंदर अनुशासन ना, सवाल नहीं उठता कि हम फेसबुक को छुएं, सवाल नहीं उठता कि हम इंस्टाग्राम को छुएं, सवाल नहीं उठता कि हम पोर्नोग्राफी देखें। सवाल अपने अंदर अनुशासन है तो कौन क्या बिगाड़ सकता है आपका। ये आदर्शवादी विचारधारा है। समग्र विकास, मनुष्य का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी विकास चाहता है ये। चाहे शारीरिक शिक्षा भी, उनका मतलब है कि उसका ध्येय वही है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों कई बार पेपर में आया हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम की उदाहरण किसवाद की है या आदर्शवाद की है। सत्य ही शिव माने कल्याणकारी, जो हमारा कल्याण करे, और जो कल्याणकारी चीज है वही तो सुंदर है।
यह आदर्शवाद की विचारधारा दोस्तों। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, माने सत्यम बदामि च भगवान अखिलांतरात्मा। जो सत्य बोलता है, आदर्शवाद की व्याख्या ही वही है, सदा सत्य बोलो, किसी को ठगो मत, टूटो मत, पगलाओ मत। मानवता का विकास हो ही गया। शिक्षण विधियां 3-4 तरीके लगाते थे। बड़ी चीज प्रश्नोत्तर विधि, क्या व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, तो वाद विवाद विधि, और कहानी, कहानी विधि, मान ले स्टोरी टेलिंग। क्या गजब की चीज, ये लोग पढ़ाते थोड़ी थे, ये प्रश्नोत्तर कहते थे। प्रश्न करो, उसके बाद अपने आप प्रश्न करते थे। एक और प्रश्न, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न। आपने पूछा कि हे गुरुदेव सूर्य क्या है, तो प्लेटो ने उत्तर दे दिया या प्रश्न दिया, ये बताओ पृथ्वी क्या है। बताते बताते फिर एक सवाल कर दिया, फिर बताया, फिर सवाल कर दिया। वो तो बोलते थे शिक्षा सबसे बढ़िया प्रश्नोत्तर माध्यम, गजब का माध्यम। खुद इसमें बहुत बिलीव करता हूं, है ना। व्याख्यान माने किसी टॉपिक पर बकायदे व्याख्यान करिए, एक्सप्लेनेशन करिए, एक्सप्लेन करिए। वाद विवाद करते हो तो क्या जबरदस्त, सिविल सर्विसेज में आज भी बताया था, पढ़ो कम, विवाद ज्यादा करो, विचार ज्यादा करो। जैसे आज किसी टॉपिक पर करंट अफेयर में एकदम दमदार चल रहा है कोई चीज, धड़ाधड़ उस पर विवाद कर लीजिए आप। विवाद माने आर्ग्यूमेंट नहीं, डिस्कशन कर लीजिए, हो गया। और कहानी भी दिया, इससे बड़ा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ, पसंद करता हूँ। कोई भी चीज हो, आप इतिहास पढ़ा रहे हो, भूगोल पढ़ा रहे हो, राजनीति पढ़ा रहे हो, अगर आप आपातकाल को पढ़ा रहे हो तो फखरुद्दीन अली अहमद को कहानी नहीं बताते तो मजा नहीं आता। अगर आप पृथ्वीराज चौहान की कहानी बता रहे हो, थोड़ी बहुत वो कहानी नरेटिंग स्टाइल अपने अंदाज में नहीं आया तो मजा नहीं आएगा, याद नहीं होगा लोगों को। ये पढ़ाने का शिक्षण विधि बड़ी गजब की थी। भौतिक संसार असत्य, सबसे बड़ी चीज, ये दुनिया बेकार है, सब बेकार है, आध्यात्म ही सत्य है। इस शरीर को उस शरीर से आत्मसात कर दो, अगर इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला दे, वही सत्य है। झूठ मूठ का ये बेकार की बातें, खाली दिखावटी चीज चल रहा है, बुलेट गाड़ी, फोर व्हीलर, ये वो मैर भौकाल चल रहा है सब। भौकाल शब्द दोस्तों मेरा तकिया कलाम है, इसको पूरा मत मानिएगा। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है, माने विश्व ही पूरा परिवार है। अब इसमें खेल के लिए सोचिए कितना जबरदस्त है ये खेल। अब आप खेलने जा रहे हैं, खेल में तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको जीत चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। लेकिन उसके बाद देखिए, आपने कबड्डी में उस दिन देखा होगा, कोई क्लिप आया था, तो उसने पुश किया और बाहर निकल गिर गया बेचारा। फिर वो पॉइंट तो बना लिया, लेकिन जाके बार बार माफी मांग रहा है। उसका टाइटल था कि संस्कार अपने आप बताते हैं कि व्यक्ति कैसा है। तो मिला जुला के एक खिलाड़ी को विश्व ही परिवार समझना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत होती तो सबको साथ आ। और वैसे भी खेल खिलाड़ी लोग ये भावना सीख ही जाते हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास वही तो, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक। सामाजिकता बड़ा गजब का डेवलप होता है। हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था, इस प्रकार से सामाजिकता डेवलप होती है। एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सहयोग करते हैं, तो अलग अलग कल्चर से जब परिचित होते हैं, सामाजिकता डेवलप होता है। रोल मॉडल, इनका रोल मॉडल शिक्षक होता है। आदर्श व्यक्ति कौन होता है? शिक्षक। रोल मॉडल माने आदर्श व्यक्ति, माने शिक्षक ही हमारा सबसे बड़ा देवता है, कि वो जितना हमारे अंदर सुधार कर सकते। कबीरदास ने कहा है कि वो दिमाग से उतर गया कि चलिए अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। था ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, वैसे बहा बलिहारी गुरु आपणई देव हानि के बार, जिन मानिस्त देवता करत न लागी बार। हे गुरुदेव मैं आपके ऊपर बलिहार हो जाऊं। बलिहारी गुरु आपणे देव हाड़ी, देव माने ये हाड़ी माने शरीर, शरीर को पता नहीं कितनी बार बलिहार कर जाऊं आपके ऊपर, क्योंकि जिन मानिस्त देवता, मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, उसको समय नहीं लगता है। माने शिक्षक का इतना बड़ा रोल होता है, मनुष्य को देवता बनाने में टाइम नहीं लगाते हैं। यहाँ का आदर्शवाद का मूल है एजुकेशन फॉर ग्रोथ। यहाँ का मोटो था दोस्तों, मोटो माने आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य कहता है ना कि जैसे ओलंपिक वगैरह का आदर्श वाक्य होता है, इसका एजुकेशन फॉर ग्रोथ माने वृद्धि विकास के लिए शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, पैसे के लिए शिक्षा नहीं, केवल शरीर के लिए शिक्षा नहीं, मन शांत हो, मन के लिए, अध्यात्म के लिए, समाज के लिए, सबके लिए शिक्षा। ये आदर्शवाद की व्याख्या है। प्रकृतिवाद नाम से स्पष्ट है, नेचर। नेचर प्रकृति को
करने वाले हमारे सुमित्रानंदन पंत जी थे। अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी थे। और अगर दर्शन शास्त्र में देखा जाए तो रूसो थे। क्या गजब के इसके प्रवर्तक रूसो। हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था बकायदे। रूसो क्या लाजवाब के आदमी थे। नेचर जिस प्रकार से हमारे यहाँ श्री रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने प्राकृतिक पाठशाला बनाई शांति निकेतन, आज भी वहां किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। नेचुरल पढ़ाई, पेड़ के नीचे पढ़ाई, कोई पनिशमेंट नहीं। उनको प्राकृतिक रूप से दीजिए, उनको बढ़ने का मौका दीजिए। आप कौन होते हैं सिखाने वाले? तो रूसो बार बार भाग जाते थे। अगर कोई मारता था, डांटता था, निकल लेते थे, नेचर में जाके खेलते थे। के बाद में उन्होंने क्या करिए, बेस्डा बेस्डा से बड़े प्रभावित थे और उन्होंने फिलेंथ्रोपियम जो बनाया था प्राकृतिक पाठशाला से प्रभावित होकर के। चलिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, सबसे बड़ी बात बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चा बच्चा हो चाहे युवा हो, माने उनको केंद्र करके बस, और कुछ नहीं। बाल केंद्रित माने स्टूडेंट, छात्र छात्रा जो भी है के लिए सिर्फ सिर्फ प्रकृति, सिर्फ उन्हीं के लिए सब कुछ है। ये अभी देखते हैं, खेल को खेल भावना से खेलो। प्यार तो बात की बात है, लेकिन खेल भावना, नेचर क्या बोलता है? अब हिरण एक दूसरे से गले मिला के खेल रहा है, हो सकता है शेर उसको खा जाए, हो सकता है शेर बच्चे को पा करके वो खेलने लगे। खेल को खेल भावना से खेलो ना। वो केवल हराने जिताने के लिए क्यों खेल रहे हो? ये प्रकृतिवाद का नियम है, एकदम नेचुरल। छोड़ दो उनको, जो सीखना हो सीखेंगे नेचर से। पहाड़ों से सीखेंगे, पेड़ों से सीखेंगे, झील झरनों से सीखेंगे, तैरना सीखेंगे, समंदर से सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे। ये भी तो शारीरिक शिक्षा है। हर चीज सीखेंगे, वह कैसे सीखेंगे? नेचर से। फोटो क्या है? प्रकृति में शिक्षा है, प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा। क्या कोई स्कूल का आता नहीं? प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा, एजुकेशन इन नेचुरल एनवायरमेंट। दूसरों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो भैया। ये देवी देवता अध्यात्म पदार्थ कुछ नहीं है। प्रकृतिवाद ने कहा भैया करो, सीखो, अपने आप करो। कूदोगे तो जंप करने आएगा, दौड़ोगे तो रनिंग करने आएगा, लड़ोगे जंतु जानवर से तो फाइट करने आएगा। हर तरीके का चीज आप सीखोगे। जब कोई घेरेगा आपको, इधर उधर भागोगे तो कबड्डी करने आएगा। हर तरीके से लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ डिसिप्लिन। फिर आ गया आत्म अनुशासन। आत्मानुशासन माने खुद को, तो उसमें भी था, आदर्शवाद में भी था। आत्म अनुशासन माने पहली बात, कोई बाहरी अनुशासन हमको नहीं चाहिए, खुद का अनुशासन। हमको पता है रिस्ट्रेन। अपने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा होगा, द लूसी ग्रे की जो काल्पनिक कहानी उन्होंने बनाई थी। नेचर बोलता कि मैं पालूंगी लूसी, कभी आजादी दूंगी, फ्री छोड़ दूंगी, जाओ फान की तरह, हिरण के बच्चे की तरह डालो, कभी रिस्ट्रेन करूंगी, के ऊपर कंट्रोल रखूंगी ना। नेचर बोलते गजब की कविता है। तो यहां पर भैया अनुशासन बाहर समझ लो, ये मत करो, वो मत करो, मारो पीटो, कुछ कर दिया तो तोड़ो फोड़ो, बिल्कुल नहीं। सीखने दो, सीखने दो, गलतियां करने दो। नेचर में, प्रकृति में, क्या पहाड़ों के बीच में झील झरना और तारों के बीच में सूर्य चंद्रमा, सितारों के बीच में जो सीखना सीखने। सेल्फ डिसिप्लिन। चाहता बड़ा क्लास हो जाए। आध्यात्म विरोधी, सबसे बड़ी चीज की बिल्कुल नहीं। आध्यात्म अध्यात्म बिल्कुल नहीं। प्रकृति सब कुछ है, नेचर सब कुछ है। जन्म देता है नेचर, प्रकृति, मृत्यु करता है नेचर। अपने से मर रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, विरोधी हो रहे हैं। भगवान अगर करते तो सबको समान बनाते, सबको सब सही से मरते। टाइम जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर भगवान ही होते, इनका कथन है, वो गलत काम करने नहीं। प्राकृतिक उत्थान, जी हाँ, प्राकृतिक नेचुरल अपलिफ्टमेंट माने अगर किसी व्यक्ति का, वस्तु का, कुछ भी, जंतु जानवर का अगर उत्थान होने तो नेचुरल करने दो, कुछ मत बोलो। लंबाई खींचेंगे अपने आप लटकेंगे, लंबाई बढ़ेगा। क्यों? रिवाइटल खा रहे हो। पतन भी होगा तो प्राकृतिक रूप से मरेंगे, बदमाशी करेंगे, नेचर के साथ नहीं रहेंगे। फायदा होता ही हमेशा छिपे छिपे रहेंगे, पानी में, ठंडे पानी में नहीं जाएंगे, गर्मी नहीं सहेंगे, धूप ताप नहीं सहेंगे, पक्का पतन होना तय है, मरना तय है। स्वाभाविक बाधक विरोध, कुछ भी उनके नेचुरल चीज में अगर बाधक है, कोई भी चीज, उनके दौड़ने में कोई चीज बाधक बन रहा है, उनके जंप करने में, उनके सोने में, कुछ भी मन कर रहा है 24 घंटे सो, मन करता है 24 घंटे खेलो। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए बस। अगर ऐसा कोई चीज करते हो, स्वाभाविक उनके नेचुरल का जो टैलेंट है, अगर उसमें कुछ बाधक बन रहे हो तो उसका विरोध करते हैं। क्या बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, ध्यान देना।
बालक शिक्षा के लिए नहीं जाके बाहर से सिखाओगे। शिक्षा बालक के लिए, शिक्षा बनाइए बालक के लिए, बालक बालिका के लिए। पुस्तकीय ज्ञान बेकार है, पुस्तकीय ज्ञान बेकार है। प्रकृति से सीखो, ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दुनिया भर के नियम कानून ये वो सब बेकार है। उन्होंने कहा पुस्तकीय ज्ञान बेकार है, सब नेचर से सीखो, प्रकृति से सीखो। दुनिया का सबसे बेस्ट अगर नॉलेज कहीं मिलेगा तो नेचर में फायदा हो रहा है। अब कहेंगे नहीं 40 गुणसूत्र ये वो कर रहा है, तो क्या है, नेचर ही तो, प्रकृति ने तो बनाया, कहाँ कौन दे रहा है उसको। किसी का 47 हो जा रहा है, किसी को 45 हो जा रहा है, तो सिंड्रोम हो जा रहा है, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही है। नेचुरल है सब। पूर्ण स्वतंत्रता या सबसे बड़ी चीज की एकदम आजादी, जो करना करो, नेचर से सीखो, एकदम जो करना करो आजाद। भौतिकवाद का विरोध करते हैं बिल्कुल, हाँ सॉरी, भौतिकवाद को भी बोलते हैं कि भैया वो आदर्शवाद था, बेकार की चीजें आदर्शवाद। यार उसने कहा भैया यहाँ पर जो है सत्य एंजॉय करो, जो भौतिक चीजें हमको मिली है संसार से, जो भी चीजें मिल रही है, प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक जीवन आप जीते हो तो भौतिकता कहीं न कहीं से आपके अंदर आ ही जाएगी। भौतिकता माने इस समाज से प्रेम तो हो ही जाएगा, कुछ लेन देन तो हो ही जाएगा भैया, ये अच्छी चीज है। तो भौतिकवाद का विरोध नहीं करते हैं, समर्थन है, ठीक है। प्रकृतिवाद ये हो गया। अब आता है यथार्थवाद। यथार्थ माने एक्चुअल, एक्चुअल। अब इसका मैं अर्थ सब नहीं बता रहा हूं कि इसका इज्म क्या मतलब होता है, लगभग सभी लोग जानते हो, ठीक है। या तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से काटो करा दूंगा इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है। अभी वस्तुवाद, चलिए इसका एक नाम वस्तुवाद भी बोलते हैं। प्रत्यक्षम प्रमाणम, जो देखो वही सत्य है। सीइंग इज बिलीविंग, बस जो दिख रहा वही सत्य है, सब बेकार है। जितना चीजें दिख रही हैं, जो हमको अनुभव मिल रहा है वही सब है, और सब बेकार है। यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? अरस्तु। अरस्तु बोलते हैं कि सब बेकार चीजें हैं, जो दिख रहा है वही सत्य है। अनपढ़ से अच्छा है कि जन्म न लेना, अनपढ़ से अच्छा है कि जन्म न लेना। और कुविचारित माने गंदा विचार वाला से जन्मा है, कुविचारित से जन्मा है, पढ़ रह जा। क्या बात है, क्या गजब की चीज है। अगर कहीं से आता है तो नहीं पे मारना है। जन्म अनपढ़ रहने से अच्छा है कि जन्म ही मत हो, और कुविचारित रहने से बढ़िया है कि अनपढ़ रह जाए। माने किसका था ये? अरस्तु का था। वास्तविक प्रत्यक्ष, भौतिक जगत पर आधारित, सीधे सीधे जो हमको दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष, वही हम मानेंगे, वही सत्य है। ये विज्ञान पर पूरा मानते हैं। तो वैसे भी कई चीजों के जनक माना जाता है, आप लोग जानते भी हो, 1000 बार पेपर में भी पढ़े होंगे, जानते हैं। यहाँ मैं केवल ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ जहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वास्तविकता को मानते हैं, जो है सत्य है। अगर यह नियम चल रहा है, किस प्रकार से सूर्य चंद्रमा तारे अपनी गति में चल रहे हैं, किस प्रकार से हम गुरुत्वाकर्षण, किस प्रकार से भौतिक नियम चल रहे हैं, फिजिक्स का नियम चल रहा है, वही सब सत्य है और कुछ नहीं सत्य है। भौतिक जगत पर आधारित है। जी हाँ, भौतिक जगत बिंदास, भौतिक जहां पर आ जाए जान लीजिए कि बस आज की दुनिया अनुभव आधारित। जी हाँ, जो अनुभव मिला है देख करके, प्रत्यक्ष ज्ञान जो आया हुआ है देख करके ध्यान दीजिएगा, जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष है, उसी को अनुभव मिलता है, उसी आधार पे। पूर्ण विकास इसका भी काम है, पूर्ण विकास करना, इसका भी काम है पूर्ण विकास करना, माने हर तरीके से विकास करना। आदर्शवाद का विरोधी है, पक्का विरोधी है। प्लेटो के चेला है लेकिन विरोधी है। झूठ मूठ का आदर्शवादी विचारधारा केवल करके रखे, होना कुछ नहीं। फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए आदर्श क्या जरूरत है? इतना आदर्श रखोगे तब तो पता चला कि भैया तुम थोड़ा सा विवल हो गए, उसको जीत रहा है उसको जिता दोगे, अपने हार जाओगे। आदर्शवादी ज्यादा होने का मतलब पता चला कि खेल में जीतने के लिए थोड़ा बहुत गलत सरतकुल करना पड़ता है, लेकिन आदर्शवादी कहेगा ना 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 ना, एकदम नहीं। अब आदर्शवादी सचिन तेंदुलकर अंदर कूट कूट भरा था, आउट नहीं हो रहे और चल देते थे, मतलब आउट हुए उंगली उठाने चल देते थे। ये भी तो बताते हैं कि आदर्शवाद कितना लाजवाब चीज है। सत्य मानव मस्तिष्क में, यहाँ सत्य कहीं और नहीं है, कहीं अध्यात्म नहीं है, भगवान के मन में नहीं है, आदमी के दिमाग में है, मस्तिष्क में ही सत्य है, सच्चाई कुल यही है। शरीर जो हमारा देख रहा है वही सत्य है, ठीक है। ये सब चीजें हैं यथार्थवाद में। हाँ, यथार्थवाद एक ही पॉइंट में था, चलिए अच्छा, हाँ यथार्थवाद एक ही पेज में था, अनपढ़ से बड़े। हाँ, कुल मिला जुला के अरस्तु इसके प्रतिपादक थे, जो देखिए उसी पर विश्वास करते थे। आदर्शवाद का विरोधी था ये, और इन्होंने कहा अनपढ़ रहने से बढ़िया है कि जन्म नहीं लेना।
क्षत्य मानव मस्तिष्क में। चलिए क्या होगा बता देंगे। अब आता है अस्तित्ववाद दोस्तों। अस्तित्ववाद मतलब कहते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस, अस्तित्ववाद। अस्तित्व सीधे सीधे बोलता है कि मानव ही सब कुछ है, हमारा अस्तित्व है तभी विचार आते हैं। आदर्शवाद क्या बोलता है, पहले विचार आता है तब अस्तित्व आता है। पहले विचार आएगा तब तो अस्तित्व आएगा किसी चीज का। अस्तित्ववाद बोलता है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस माने हम हैं, अस्तित्व माने होना पाया जा रहा हमारा। होना मतलब जैसे कहते हैं ना कि भगवान है, उसका अगर ट्रांसलेशन हो क्या होगा, गॉड एग्जिस्ट। गॉड इज प्रेजेंट नहीं, गॉड एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद बोलता है प्रवर्तक कौन है इसके, नीत्शे हैं, नीत्शे हैं, किरकेयार्ड हैं, मेन किरकेयार्ड अभी जिसका हमने फोटो दिखाया था, ठीक है। प्रवर्तक मानव ही सब कुछ है, इन्होंने बोला कि मानव ही सब कुछ, पेपर में आया हुआ दोस्तों, मानव ही सब कुछ। अब सोचिए हमारा अस्तित्व हम ही हैं, हम हैं, उसके बाद कुछ आया है तो मानव ही सब कुछ तो हुआ ही। बिना मतलब का बेकार की बातें, आदर्शवाद ये वो वाद जो भी है, पहले अस्तित्व हमारा है, हमारा हम हैं, हमारा होना पाया जा रहा है तभी कुछ है। बाद में विचार आएंगे, बाद में भाव आएंगे, बाद में पैसा आएगा, बाद में सब कुछ आएगा। पहले शारीरिक शिक्षक के लोग ये सोचे कि पहले हम हैं, हमारा अस्तित्व है, तभी अब रनिंग कूदिंग ये दुनिया भर का जितना ड्रामा होगा उसके बाद होगा। ये सार के पहले अस्तित्व, मैंने सार माने विचार, विचार के पहले अस्तित्व, जब हम आएंगे तब तो विचार आएगा। अब हम हैं, जब है ही नहीं तो विचार कहां से आएगा, हम रहेंगे तब सोचेंगे। पहले हमारा अस्तित्व, फिर अस धातु से बना दोस्तों, अस धातु तो बोलते हैं अस्थि, अस्थि अस धातु से बना जिसका अर्थ है होना, माने वही हमारा होना, हम अस्तित्व में हैं, हम प्रेजेंट हैं, हमारा होना पाया जा रहा है, ठीक है। एक सोर्स स्टोरी, अब ये एक्स और स्टोरी मतलब एक्स माने होता है बाहर और स्टोरी माने होता है खड़े रहना। बाहर खड़े रहना मतलब ये अंदर की बातें अब मत करो, अंतरात्मा में ये है वो है दुनिया, बाहर खड़े हम, हमारा अस्तित्व है, हमको देख लीजिए, आप अपनी आंखों से देखिए, अस्तित्व हमारा है, बाहर खड़े रहिए, ठीक है। अस्तित्ववाद ये है दोस्तों, है बड़ा व्याख्या, एक एक पॉइंट पर बहुत देर देर तक किया जा सकता है चर्चा, लेकिन यहाँ पर हमको पेपर भी देखना है, बहुत लंबा क्लास भी ना हो और हमारा काम भी चल जाए, ठीक है। तो स्वतंत्र अस्तित्व, जी हाँ, हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व, जैसे मेरा अपना स्वतंत्र अस्तित्व, मेरा खुद का गुंडई है कि मैं क्या कर सकता हूं, आपके साथ भी मैं गुंडई करता हूं। पहले क्लास में मैंने क्या बोला था कि आप देख परख करके मेरा क्लास लीजिएगा, जो एप्लीकेशन पे चलता है, उसके बाद आप गुंडई मत दिखाइएगा कि ये नहीं वो नहीं, ऐसे करिए, हमारा ये लौटा दीजिए, आप परख लीजिए बाकायदे। यहाँ मेरी गुंडई चलेगी, क्यों, क्योंकि दगा करने वाला काम नहीं है, आप परख लीजिए, बिना मतलब का ये सब चीजें आदमी को द्वेलित करती है। तो मेरा अस्तित्व अपना खुद का है, कहीं पर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जाकर कभी नहीं करने का इच्छा हुआ, कभी नहीं किया, थोड़ा भी क्यों, कि हाथ बांध कर काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं, कभी नहीं। अच्छे अच्छे जॉब को ठोकर इसलिए मारा गया, कदमों पर चलना, दूसरे किसानों पर चलना पड़ेगा, हमारा अपना अस्तित्व है, आपका अस्तित्व घरे यार, कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, 60-70 हज़ार लाख रुपए मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है, थोड़ी बहुत जी एजुरिटी मस्ते करना होगा, इतना ना। सबका अपना अस्तित्व है, हर व्यक्ति का, लेकिन पहले अस्तित्व है, वी एग्जिस्ट फर्स्ट, हम पहले हैं, उसके बाद देन आफ्टर दैट एवरीथिंग कम्स, हर चीज कम बाद में आता है। ये निर्माण के लिए स्वतंत्र है, हम अपने कुछ भी निर्माण करते हैं, सामाजिक निर्माण, आध्यात्मिक निर्माण या नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, कुछ भी हम करते हैं, हम करें, हम स्वतंत्र आजाद हैं, झूठ मूठ का वैचारिक द्वंद्व में नहीं पड़ना, हम पहले हैं, हम आजाद हैं, जो मर्जी वो करें। सही बात, आपका मर्जी, आप पुलिस की या कई और परीक्षाओं को छोड़कर तैयारी करते हैं मेरे साथ और लोगों के साथ, आप स्वतंत्र आजाद है, आपका अस्तित्व है। अस्तित्ववाद ये बोलता है दोस्तों, तो आप प्रवर्तक कौन है, नीत्शे, किरकेयार्ड, मैंने किरकेयार्ड, ठीक है, पता है, देखिए ये भी है, ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता नहीं है, ना 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 ना, अस्तित्व बोलता है, हम लोग कहते हैं ना कि समवन इज गवर्निंग दिस यूनिवर्स, कोई तो है,
जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। ऐसे थोड़ी चल रहा है। अभी जो हिग्स बोसोन वाला घटना हुआ था कि बिग बैंग थ्योरी, जो बम विस्फोट करके 29 किलोमीटर गुफा में कैसे कैसे फिर से वैज्ञानिकों ने देखा कि क्या है बिग बैंग थ्योरी, वास्तव में प्रभु है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं। उसमें हिग्स बोसोन नामक एक तत्व निकला, उसको गॉड पार्टिकल नाम दिया। लोगों ने कहा कि ये भगवान का तत्व है। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ साबित करने का प्रयास किया, सारा चीज कर रहे, लेकिन ये मानता, अस्तित्ववाद मानता भैया मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य है तो है। देखिए यहाँ क्या बोला, मानव ही सब कुछ है, मनुष्य ही सब कुछ है। ये सब बेकार बातें हैं। कोई संसार को चला रहा है, यही चला रहा है, हम ही लोग चला रहे हैं। हम जब तक अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, कभी रोगी हैं कभी स्वस्थ हैं, जो भी हैं हम हैं। मानव ही सब कुछ है, प्रत्येक का अपना अस्तित्व। अभी मैंने बताया सबका अपना अपना अलग अलग अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा माने वो वाली आदर्शवादी अंतरात्मा नहीं, अपने अंदर की आवाज सुनता है इंसान। होता है अंदर की बात नहीं सुनता, केवल केवल बाहर की बात सुनता है तो बुरा होता है। हमारे अंदर कहते हैं राम और रावण दोनों होते हैं। हमने अपनी अंतरात्मा कंसाइंस की बात अगर मानी, कोई चोरी करने जा रहे हैं, अभी यहां पर अगर अंतरात्मा की बात नहीं मानोगे आप, क्या होगा। आपने कोर्स को लॉन्च कर दिया, आपने एक बैच चालू कर दिया, धड़ाधड़ लोग आपसे जुड़ गए, 10-5 वीडियो बनाए, आप फरार हो गए। क्या ये आपकी अंतरात्मा नहीं, आपने अपनी आवाज सुनी कि चले यार हटो पैसा वैसा आगे चले। एक अंतरात्मा की बात होती है। बाप रे बाप, जब उन बच्चों का आह आएगा क्या कर पाओगे आप। अरे इतना तो कर दीजिए कम से कम, वो के हकदार हैं जितना उन्होंने कुछ किया हुआ है। मैंने मतलब अंतरात्मा की आवाज जब सुनोगे तो आप हमेशा अच्छा काम करोगे, ठीक है, और नहीं तो फर्जी काम करते हुए चले जाओगे। प्रत्येक मानव स्थिति को स्वीकार। मानव स्थिति क्या है, दुख है, निराशा है, क्या मृत्यु है। हर स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा कि मानव ही सब कुछ है। आप जब देवी देवता को नहीं मानते हैं, आप जब ये नहीं मानते ब्रह्मांड को कोई चला रहा है, तो प्रत्येक मानव स्थिति को स्वीकार करता है। दुख, निराशा, नैराश्य, चिंता, व्याकुलता सब आपके जीवन में आएगा, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। शिक्षक उत्तेजक का काम करता है। जी हाँ, शिक्षक, देखिए मैं आपको उत्तेजना दिला रहा हूं, हर तरीके के वाद में उत्तेजक का काम करता है, पुश करता है। जा का चुप साध रहा बलवाना। अरे हनुमान बैठे क्यों, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि यहां से लांघो तो जाकर लंका पार गिरो। बैठे हो, बैठ के देख रहे हो, पता नहीं मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, उठ और चल। का चुप साध रहा बलवाना मैंने उत्तेजक का काम करता है। समाज एक आवश्यक बुराई, दोस्तों ये कई बार पेपर में आया हुआ है। समाज एक आवश्यक बुराई है, इस हिसाब से है बात बोल। समाज एक आवश्यक बुराई है। मैंने कहा कि व्यक्ति को ये महत्व दिया, मानव को महत्व दिया, अपने आप को महत्व दिया, अपने अस्तित्व को महत्व दिया है, तो ज्यादा समाज में जाओगे तो गड़बड़ाओगे। मोटो क्या, आजादी के लिए शिक्षा, बहुत बड़ी चीज है। ये भी एकदम आजाद। प्रकृतिवाद भी बोलता है कि आजाद छोड़ दो, कोई अनुशासन मत लगाओ। ये बोलता है कि हमारी अस्तित्व है, हमारा आजादीपन है, अगर हम आजाद नहीं रहेंगे तो हमारा खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, गुलामी करेंगे हर जगह, ये जुरी बेकार हो जाएंगे। आजादी के लिए शिक्षा का मतलब है कि जब हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा तब हम हर तरीके से सोच पाएंगे, कर पाएंगे। हम ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे, कोई दुनिया चला रहा है, हाँ हम चला रहे हैं, मनुष्य ही के हिसाब से अस्तित्ववाद। अब आता है प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद या व्यवहारवाद। दोस्तों व्यवहार, यहाँ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, इसके प्रवर्तक थे जॉन डीवी। बार पेपर में आया हुआ है टीजीटी वगैरह में, जॉन डीवी साहब थे। व्यवहारवाद मन का दूसरा नाम। प्रयोजनवाद का सबसे बड़ी खासियत थी कि अनुभव, अनुभव ही सत्य है, हमने जो अनुभव लिया उसी के आधार पर काम करो बस। अब आज मैं पढ़ा रहा हूं आप, कल आपसे कुछ और सीखूंगा, दुनिया से कुछ और सीखूंगा। जो भी सीख रहा हूं आपसे बहुत कुछ सीख। कभी पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कभी फोन कर करके इतना तारीफ करते हैं, कभी नेगेटिव कमेंट भी कुछ लोग कर देते हैं जाने अनजाने में, कष्ट होता है। तो जितना अनुभव मिलता है उसी के आधार पर हम अपना अगला निर्णय लेते हैं। अगला निर्णय करते हैं जब हमको अनुभव मिलता है जीवन की। अब आप खेलने गए, इतना भी अच्छे खिलाड़ी जब ग्राउंड में, इंटरनेशनल ग्राउंड में, नेशनल ग्राउंड में जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है आपको। अनुभव जब ले लेते हैं,
कहते हैं भैया वो धक धक नहीं करता, धक धक नहीं करेगा आपका, चलते चलो तो कहेंगे रुक जाना नहीं तो। मन का दूसरा नाम परमात्मा, इन्होंने मन को कहा कि यही परमात्मा, यार झूठ मूठ का क्या इधर उधर कर रहे हो, झूठे परमात्मा को यहाँ खोज रहे हो वहां खोज रहे हो। ज्ञान साध्य नहीं साधन है, ध्यान देना। कोई भी ज्ञान एक मीडियम है, माध्यम है। आपका साध्य माने क्या किया जाए, सब कुछ वही है ना 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 ना, ज्ञान तो एक माध्यम है क्या, अनुभव का। ज्ञान अगर आपके पास है सब कुछ नहीं है। ज्ञान के माध्यम से जो आप कर्म कर रहे हैं, जब जाएंगे ज्ञान लेकर, नॉलेज लेकर, जब मैदान में जाएंगे, जिंदगी के मैदान में जाएंगे, जो वहां जो अनुभव पाएंगे वो सत्य है। ज्ञान तो एक साधन है, तो अनुभव पाने का एक साधन है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान साधन ही साधन है। संसार अनिश्चित, बड़ी बात की, बदलता रहता है, दुनिया बदलती रहती है, व्यवहार बदलता रहता है, संसार अनिश्चित है। यह समय के हिसाब से बदलना चाहिए, बदलाव इसमें होना चाहिए। संसार अनिश्चित है, ये भी सवाल आया हुआ है। संसार बहुतत्ववादी, बहुत सी चीज, बहुत सी भौकाल है, बहुत सी चीजें इसमें, सब कुछ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, देख के चलो भाई, है ना। कहते नहीं कि प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मा दोस्तों, प्रैग्मा, प्रैग्मा माने होता है व्यवहार या एक्शन, एक्शन, अनुभव, कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रैग्मा, प्रैग्मेटिज्म माने होता है ये प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। मूल लक्ष्य अनुभव, हमने बताया ना, अनुभव ही जीवन की है, जितना आप एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है। प्रैग्मा और अर्थ होता है, प्रैग्मा एक्शन इसका मेन होता है, क्रिया। और एक चीज सही है, व्यवहार या क्रिया, मतलब हमारा व्यवहार माने जिंदगी का अनुभव ही मान लीजिए, जिंदगी का अनुभव ही मान लीजिए, ठीक है। व्यवहार तो अनुभववाद या व्यवहारवाद या प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, जो भी आप प्रयोग करते हैं, जो भी आप करते हैं, उसके बाद जो अनुभव मिलता है वही सत्य है, अनुभव। निश्चित उद्देश्य विश्वास नहीं है, उद्देश्य तो बिखरे पड़े हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, हमारा कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, बस हमको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको पीसीएस बनना है, हमको आईआईटी क्वालिफाई ना। उद्देश्य तो बिखरे पड़े हैं, जो जो आप जाएंगे बिखरे पड़े रास्ते में, आप उसको समेटते जाइए और करते जाइए। पता नहीं कि व्हाट इज सक्सेस, अपने द्वारा बनाए गए उद्देश्य को प्राप्त करना सक्सेस है। अरे भाई, आप जब आईएएस बन जाते हैं तभी तो आपका बहुत उद्देश्य है, ये करूं वो करूं, जिला नाम कर दूं, ऐसे करूं, फिर आपका चुनाव लड़ने का मन करता है। उद्देश्य तो दुनिया भर के बिखरे हुए हैं। निश्चित उद्देश्य से विश्वास नहीं, बिल्कुल भी विश्वास नहीं। हमेशा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा गोल बिखरा हुआ है, उसको समेटने की, ठीक है। ये प्रयोजनवाद, अनुभव ही सत्य है। जीवन के मूल्य, जीवन के मूल्य तथा सत्य परिवर्तनशील है। जी हाँ, जितने हमारे जीवन के मूल्य हैं तथा सत्य हैं, जो भी हम लोग आज जानते हैं कल बदल जाएगा, कल बदलना जरूरी है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। जीवन की करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, वही चीज है। जब आप करते हो तभी अनुभव मिलता है, और अनुभव जब मिलेगा तो वही सच्चा ज्ञान है, वही। ये प्रयोजनवाद बोलता है दोस्तों, प्रयोजनवाद में अनुभव मेन है, प्रयोग तथा अभ्यास पर बल, वही चीज है। जब आप प्रयोग करोगे किसी चीज का, चाहे वो रनिंग का, जंपिंग का, बॉक्सिंग का, टेनिस का, बैडमिंटन का, और अभ्यास करते हो तभी अनुभव मिलेगा। और जब वो अनुभव मिलता है तभी हमारे जीवन में काम आता है। अगर यार ये चीज मैंने शॉट मारा था, गलत हुआ था, ये अच्छा किया था, ये सही था। नो स्पिरिचुअलिज्म, फिर आया आध्यात्म का विरोधी। कोई आध्यात्मिक के लिए कोई जगह नहीं, आध्यात्मिक जगह नहीं, कोई भी जगह नहीं। झूठ मूठ का देवी देवता, ये आत्मा परमात्मा, समाज में ही आदमी का विकास हो सकता है। जी हाँ, मानवीय गुण क्या है? प्रेम, दया, सहानुभूति। सोचिए, एक वाद बोलता है समाज आवश्यक बुराई है, एक वाद बोलता है समाज में ही मानव मूल्य निर्मित होंगे, प्रेम, दया, सहानुभूति, हाँ, और निष्ठा, जितनी भी आपको अंदर आएगी, प्रेम आएगा खिलाड़ियों के प्रति, दया आएगी खिलाड़ियों के प्रति, सहानुभूति कोई डिस्टर्ब हुआ, निष्ठा अपने काम के प्रति, ये सब मानवीय गुण समाज में ही पल्लवित पुष्पित होंगे, समाज में ही इसका विकास होगा दोस्तों, ठीक है।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ये लास्ट पॉइंट है। ये समाज एक आवश्यक बुराई, अस्तित्ववाद बोलता है समाज एक आवश्यक बुराई है, प्रयोजनवाद बोलता है समाज में ही मानव मूल्यों का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, समाज एक आवश्यक बुराई किसने कहा? अस्तित्ववाद ने। समाज में ही मानव मूल्यों का निर्माण, प्रेम दया सहानुभूति, इस सब कहाँ आएगा? ये प्रयोजनवाद में। ठीक है। और प्रकृतिवाद कुछ, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, किसका वाद का क्या अर्थ होता है, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, ये वो छोटी मोटी चीज़ें तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से। अभी तो कॉन्सेप्ट समझिए, प्री और मेंस, टी ग्रेड में मेंस भी है, सबके लिए हमारा कॉन्सेप्चुअल चीज क्लियर हो। ठीक है, चलिए कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग।